नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, पुनः हमारे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। अभी तक हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहारों को कल पढ़ा, उसके पहले वर्ण विभाजन पढ़े थे। आज वर्ण विभाजन पर एक दृष्टि और डालते हैं। हम लोग देखे थे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और अच को ही स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 9 है, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ ये आते हैं। इनको स्वर कहा जाता है। इनकी स्वर संज्ञा भी होती है और अच चूँकि प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनको अच भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं स्पर्श संज्ञक वर्ण। स्पर्श संज्ञा किनकी होती है? का से लेकर के जो मा तक के वर्ण हैं, इनकी संख्या है 25। कल हम बताए थे 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ग हैं और 5-5 वर्ण हैं, तो 25 वर्ण हो जाते हैं। का से लेकर मा तक के जितने वर्ण हैं उन सभी की स्पर्श संज्ञा होती है। तीसरे नंबर पे है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण होते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। कल हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उसमें हम लोग प्रत्याहार देखा तो यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक चलेगा। एक सूत्र है हयवरट। हयवरट के या से लण के णा तक, उसके अंतर्गत 4 शब्द आएंगे, 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? य, व, र और ल। यणोन्तास्थः करके आया है लघु सिद्धांत कौमुदी में। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको अंतस्थ कहते हैं, उनकी संज्ञा अंतस्थ होती है। और चौथे नंबर पे है ऊष्म। तो ये आते हैं शल प्रत्याहार के अंतर्गत। शल ऊष्माण करके आया है, ये भी 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तीनों शा आ जाते हैं, शा, शा और सा और हा। ये 4 वर्ण हो गए ऊष्म संज्ञक। पहले अच जिनको हम स्वर कहते हैं, दूसरे का से लेकर मा तक के वर्ण जिनको हम स्पर्श कहते हैं, तीसरे वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं उनको अंतस्थ कहते हैं, और चौथे नंबर पे शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन से हैं। उसमें से देगा या, वा, रा और चौथे नंबर पर देगा सा। तो आपको सा पे टिक करना है। ये ध्यान रखना है कि ऊष्म संज्ञा किन की है, अंतस्थ संज्ञा किन की है, स्पर्श संज्ञा किन की है और स्वर संज्ञा किन की। स्वर तो जान ही गए, स्वर मतलब अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं 9 वो स्वर हैं। का से लेकर मा तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श संज्ञा है उनकी। उसके बाद या, वा, रा और ला, इन 4 वर्णों की अंतस्थ संज्ञा है, और शा, शा, सा और ह इन वर्णों की ऊष्म संज्ञा है। ये हो गया हमारा वर्ण विभाजन। इसके बाद हम आज मुख्य फोकस करेंगे वर्णोच्चारण विधि। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वर्णों के उच्चारण प्रकार, कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं, इस पर हम एक देखिए मित्रों, यह श्लोक पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने 8 स्थान बताए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? उरः, कंठः, शिरस् तथा। पहले नंबर पे उर मतलब होता है हृदय, दूसरे नंबर पे कंठ, तीसरे नंबर पे शिर मतलब मुख, जिह्वा मूलम चौथे नंबर पे, दंताश्च दंत 5वें नंबर पे, नासिका 6वें नंबर पे, ओष्ठ 7वें नंबर पे और तालु 8वें नंबर पे। यह उन्होंने 8 स्थान बताए हैं जहाँ से वर्ण निकलता है, उच्चरित होता है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः, कंठः, शिरस् तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ठीक, उरः, कंठः, शिरः, जिह्वामूलम, दंताः, नासिका, ओष्ठौ और तालु, यह 8 स्थान हुए वर्णों के उच्चारण स्थान। अब हम इनको बृहद रूप में विश्लेषणात्मक ढंग से देखेंगे
श्रीमद् वरदराजाचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी में जिस तरह से उन्होंने इनका विशद वर्णन किया है वो सरल समझना थोड़ा सरल भी पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सर दिख रहा है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। सबसे पहले हम एक नंबर पे इसको समझेंगे, कंठ। ये तो समझ में आ रहा है कि कंठ, कंठ मतलब होता है गला, ठीक। अब कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है ये हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आ, ठीक। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आया आ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ण कौन कौन से। सबसे पहले आ गया आ, ठीक। उसके बाद आया है कु। कु मतलब होता है कवर्ग। हम कल 5 वर्ग देखे थे जिनमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आया था, ठीक। तो कु मतलब हो जाता है कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक। आ के बाद हो गया कवर्ग। कवर्ग से हम क्या समझेंगे? क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 वर्ण। 2 हो गए हमारे, पहला आ हो गया, दूसरा कवर्ग का, ख, ग, घ, अंगा हो गया, फिर है ह। यहाँ पर मैं साइन बना देता हूँ। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठः। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। किन किन वर्णों का? पुनः एक बार, आ का, कवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, का, ख, ग, घ, अंगा, उसके बाद ह, उसके बाद विसर्ग, ठीक। 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। नॉर्मली आप देखिए, जैसे अ हम कहते हैं तो सीधा अंदर से ध्वनि निकलती है, बगैर कुछ कोई रिएक्ट नहीं करती, ना हमारा जिह्वा ना दांत कोई कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, घ, अंगा, तो सीधा अंदर से ध्वनि निकल रही है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? सीधा कंठ हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए, इचुयशानाम तालु। इचुयशानाम तालु। देखिए, यहाँ ध्यान देना है आपको, ये कंठ हो गया, यहाँ पर तालु है, ठीक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? सबसे पहले है ई, यहाँ हम लिखेंगे ई, ई आ गया। उसके बाद उसी तरह से देखिए, यहाँ पर कु था तो कवर्ग लिया था हमने, यहाँ पर है चू तो इससे चवर्ग लेंगे। चवर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा और या, ठीक। चवर्ग, चवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ गए, चा, छा, जा, झा और या, ये 5 वर्ण आ गए। और या लिख दिया, ठीक। और शा, ये तालव्य शकार इसको कहते हैं, क्योंकि तालु उच्चारण स्थान है ना, इसलिए इसका नाम है तालव्य शकार। जैसे सीटी वाला सा अथवा शक्कर वाला सा हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम बोलते हैं तो उसको तालव्य शकार बोलते हैं, तालव्य शा, ठीक। तो यहाँ पर तालव्य शा लिख देंगे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। ई हो गया, चवर्ग हो गया, या हो गया, तालव्य शकार हो गया। इनका उच्चारण स्थान क्या है भाई? तालु। चा। सर देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं चा का तो जीभ हमारी ऊपर टच करती है ना तालु में, चा, छा, जा, झा, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और उसी तरह से कवर का उच्चारण कीजिए तो सीधा निकलता है अंदर से, क, ख, ग, घ, ठीक। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयशानाम तालु, ऋटुरसाणाम, ऋटुरषाणाम मूर्धा, ठीक। तो मूर्धा, मूर्धा कौन सा स्थान है मुंह के अंदर? हमारे मुंह में ऊपर वाला भाग, ठीक। री का टू मतलब हो जाएगा यहाँ पर टवर्ग, जैसे यहाँ पर चू का चवर्ग हुआ था, कू का कवर्ग हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर टू से टवर्ग लेना है।
टवर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण, कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा और णा, ये 5 वर्ण आ जाएंगे। री हो गया, टवर्ग हो गया, र और मूर्धन्य शा, इस सा को क्या बोलेंगे? मूर्धन्य शा, जिसको हम षटकोण सा अथवा हिंदी में बोलते हैं ना षटकोण सा, तो इसको हम बोलेंगे मूर्धन्य शकार। मूर्धा इसका उच्चारण स्थान, शा इसका उच्चारण भी होगा शा। ठीक, तो ऋटुरसाणाम मूर्धा इसके अंतर्गत आ जाएंगे री, टवर्ग के 5 वर्ण, रा, शा, इनका उच्चारण हो जाएगा मूर्धा। चौथे नंबर पे आएगा ऋतुलसानाम दंताः। ऋतुलसानाम दंताः। नॉर्मली आपने देखा होगा सर कि जिसके दांत नहीं होते हैं सामने के, वो तवर्ग नहीं बोल पाता है, उसकी हवा निकल जाया करती है। ठीक, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जिसके व्यवस्थित दांत होंगे ना वही बोल पाएगा ता, था, दा, धा, ना, बगैर आप दांत मिलाए आपस में बोल ही नहीं सकते हैं तवर्ग। तो री हो गया, हिंदी में इसका उच्चारण नहीं होता है, हिंदी में इसका प्रयोग भी नहीं होता है, अधिकतर संस्कृत में ही आपको देखने को मिलेगा ये वाला वर्ण ली। ठीक, तवर्ग से लेंगे हम 5 वर्ण, वही ता, था, दा, धा और ना, ये 5 वर्ण तवर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है ला और सा, इसको हम कहते हैं दंत सा, दंत्य सा, दंती सकार। ठीक, ये हो गया आपका तालव्य शकार, ये है मूर्धन्य शकार और ये है दंती सकार, चूंकि इसका उच्चारण स्थान दंत है सा। तो इन वर्णों का ली का हो गया ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, दंत। 5वें नंबर पे उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, ओष्ठौ, ऊ का, पवर्ग का, पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना। बगैर ओष्ठ के आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, बगैर होठ मिलाए उच्चारण करके दिखाइए वाला, पा नहीं कर सकते हैं। तो ऊ हो गया पवर्ग, पवर्ग से लेंगे हम वही 5 वर्ण, पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 वर्ण। ठीक, और उपधमानी, उपधमानी एक वर्ण होता है, जैसे पा और फा के पहले जो विसर्ग होता है ना, उसको कहते हैं उपधमानी, और का और खा के पहले जो विसर्ग होता है उसे कहते हैं जिह्वा मूलीय। ठीक, तो इसको बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस इतना समझे रहिए कि पा और फा के पहले जो विसर्ग आता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक, तो ऊ का और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक, ऊ का हो गया पा, फा, बा, बकरी वाला वा है। ठीक, भा और मा, इनका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। अब देखिए 6वें नंबर पे कुछ वर्ण हैं जैसे प्रत्येक वर्गों के, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का जो पंचम वर्ण है, जैसे कवर्ग का पंचम वर्ण अंगा है, चवर्ग का इया है, टवर्ग का णा है और तवर्ग का ना है, पवर्ग का मा है। तो इनका उच्चारण स्थान है नासिका। उसके लिए आया है या, मा, गण, ना, नाम, नासिका। ये जो 5 वर्ण हैं क्रम से लिख देता हूँ, अंगा कवर्ग का, फिर इया, फिर णा, फिर है ना और फिर है मा। इनका सर उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक, नासिका भी है, और जैसे मान लीजिए ऋतुलसानाम दंताः, तवर्ग का दंत है तो दंत और नासिका दोनों हो जाएगा। जैसे नाक का आपको उच्चारण करना है तो अब नाक बंद करके नाक का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ अंगा, यहाँ णा, ना और मा, नाक के साथ इसकी ध्वनि निकलनी चाहिए नासिका के साथ।
7वें नंबर पे आ जाएगा ए दयितोः कंठतालु, कंठतालु। और 8वें नंबर पे आ जाएगा ओदौतोः कंठोष्ठम। और 9वें नंबर पे आ जाएगा वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। देखिए ए दयितों में 2 वर्ण है केवल, ए और आई। ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, दोनों कंठ भी है और तालु भी है। उसी तरह से ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठ भी है और ओष्ठ भी है। क्योंकि जब हम ओ बोलते हैं तो कंठ से तो ध्वनि निकलती ही है, बाकी हमारा ओष्ठ भी आगे की ओर फैलता है, ओ और औ, है ना। और इसमें कंठ तालु में ए और आई कंठ से ध्वनि निकलती है, लेकिन जो हमारी जिह्वा है वो तालु को भी स्पर्श करती है। और वा, वकारस्य दंतोष्ठम, जो ये वाला वा है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है ना। देखिए ये वाला बा और ये वाला बा, इनका उच्चारण एक समान नहीं है ना। इसका बकरी कहते हैं ना, बकरी, पूरा हम होठों को आपस में मिला लेते हैं, है ना। क्योंकि पवर का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, और पवर के अंतर्गत आता है पा फा ब। इसका केवल दंत है, लेकिन इसका दंतोष्ठ है वा। इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो होंठ हमारे जो हैं ओष्ठ वह आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक, तो क्लियर हो गया। बा का है केवल दंत और वा का है दंतोष्ठ। इसका उच्चारण होगा बा और इसका उच्चारण होगा वा। उसी तरह से लगभग हम गलती करते हैं इन तीनों शा के उच्चारण में। एक ये वाला तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंती सा, इनको हमें उच्चारण स्थान के हिसाब से ही हमें बोलना है। जैसे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तो इसको बोलेंगे शा। इसका है मूर्धा, तो इसको बोलेंगे शा। और इसका दंत है तो इसको बोलेंगे सा, है ना। हमारी जो जीभ है इसमें एकदम सीधी रहेगी जीभ में, सा। और जब ये बोलेंगे तालव्य वाला तो हल्का सा ऊपर जाएगी शा, और जब ये बोलेंगे तो एकदम ऊपर की ओर जाएगी शा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर कल और देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।